गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों की एक क्लास है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में फिजिक्स का एक और चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हम लोगों को आज डिस्कस करना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से फिनोमेना आते हैं, कौन कौन से केसेस आते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में हमें इसको डीपली पढ़ना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है चार्ज। फर्स्ट टर्म इज चार्ज। अगर हम चार्ज की डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला गया है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it shows electric and magnetic effect। क्या बोला गया है यहाँ पर? चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से या तो वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे या फिर वह मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करे। तो हम चार्ज की उसी प्रॉपर्टी को या फिर मैटर की उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक टर्म आया है मैटर। मैटर में क्या क्या आ गया? सॉलिड आ गई, लिक्विड आ गई एंड गैस। तो ये तीनों में प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड में भी चार्ज होता है, ठीक, लिक्विड में भी चार्ज होता है एंड गैस में भी चार्ज होता है। ऐसा नहीं कि हम ये बोले कि नहीं जो चार्ज वाला टर्म है हम लोग क्योंकि छोटे से देखते आ रहे हैं भैया जो हमारे वायर हैं वो मेटल के बने होते हैं, तो हम नॉर्मली आप ये सोच लो कि चार्ज तो सिर्फ मेटल में ही होगा। नहीं, चार्ज तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड गैस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से यह या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। फिर इसी में आगे है इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको हम लोग या तो स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी किसी बुक में इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है कूलाम, COLOUM। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? कूलाम। और कूलाम को हम शॉर्ट फॉर्म में C से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मीनिंग यहाँ पर होता है कि अगर जैसे आपको बोला जाए कि आपको भैया कि गेहूं को बताना है कि यहाँ तोलना है गेहूं को, तो आप उसको केजी में तोलते हो। कोई लिक्विड हो गया उसको आप लीटर में निकालते हो कि हाँ इसका अमाउंट लीटर में निकालेंगे। सिमिलरली जैसे हम लिक्विड को या पानी को लीटर में मेजर करते हैं, दूसरी चीज़ों को केजी में मेजर करते हैं, वैसे ही अगर हमें कूलाम का अमाउंट निकालना, उसी तरह से अगर हमें चार्ज का अमाउंट निकालना हो कि आखिर चार्ज कितना है, तो उसको हम मेजर्ड किससे करते हैं? वो यूनिट होती है कूलाम। और कूलाम को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल C से। तो क्या है कि यह एक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कराती है। दूसरी चीज़, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से। और चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलाम में। और कूलाम को हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल c से इंडिकेट कराते हैं। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज को मेजर कराने की यूनिट क्या हो गई? कूलाम। यहाँ से इतना समझ में आ गया चार्ज। अब यहाँ पर समझो कि आखिर ये चार्ज आया कहाँ से। तो बेसिकली जो चार्ज का जनरेशन है, द चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी बॉडी में चार्ज होता है। समझ गए? कोई भी एटम है, हम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
कि क्या होता है, कोई भी एटम है, एटम में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है, चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है। जैसे समझ लो क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी में एक और फॉर्मूला आता है कि अगर सपोज हमें बोला जाए कि एक कंडक्टर है या कोई बॉडी है, उसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर चार्ज निकालो। तो इसमें आएगा इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल n। हमें ये बोल दिया गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी भी बॉडी में, स्मॉल n है। क्या, आर स्मॉल n ऑन आ बॉडी। कोई बॉडी दी हुई है, उस बॉडी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n हैं, तो उस बॉडी में देन द टोटल चार्ज, तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज आ जाएगा Q = NE। यह हमारा फॉर्मूला निकल के आए कब, अगर हमें क्वेश्चन में या फिर कहीं पर बोला जाए कि एक बॉडी है, उस बॉडी में n इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताओ उस बॉडी पर चार्ज कितना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q = NE। और जहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E यहाँ पर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अभी अभी मैंने लिखाया कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर से इसको समझो, अगर हमें ये बोला जाए कि एक बॉडी है, उस बॉडी में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो बताओ उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक, तो क्या होगा टोटल चार्ज, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, वो फॉर्मूला होगा Q = NE। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। अब हम इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में ये बोल दिया गया, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है हमारा ये, इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स आर present on a body, then find total charge on body। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉडी है, उस बॉडी पर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमसे पूछा गया बताओ उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा। अब समझे इसको, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है Q = NE। n होता है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स बोले गए हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब स्मॉल n = कितना है, 100। फॉर्मूला यूज़ करो Q = NE, वैल्यू पुट कराओ, n की वैल्यू 100, E की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई, E होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू आएगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करा लो, 0 से ये पॉइंट कैंसिल, तो Q = आ जाएगा 160 इंटू 10⁻⁻19
कूलाम। ये कितना आ गया हमारा टोटल चार्ज। बहुत सिंपल सा है, सीधे हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 100 गिवन है। हमने फॉर्मूला यूज़ किया, N की वैल्यू पुट कराई, इसको हमने कैलकुलेट करा लिया। कैलकुलेट कराने पर टोटल चार्ज आ गया हमारा कितना, 160 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की रिगार्डिंग। देखो वैसे तो अगर हम बात करें मैटर की या सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो हमने, आप लोगों ने अभी छोटी क्लासेस में या 9th में सब्सटेंस पढ़े होंगे, वो 3 टाइप के पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग पढ़ें कि इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग सब्सटेंस को कितनी कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो सब्सटेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, सेकंड होता है इंसुलेटर और थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। ये 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। देखो कंडक्टर हम किन्हें बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं कि कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली फ्लो। क्या बोला गया है कि कंडक्टर्स क्या है, दोज सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी या करंट, in which current can easily flow are called conductor। क्या बोला गया है, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो हो सके, ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी मेटल्स हैं, एग्जाम्पल अगर हम निकालें तो एग्जाम्पल में आयरन हो गया, ठीक, सिल्वर हो गया, ठीक, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड हो गया, ठीक, कॉपर हो गया, ठीक, जितने भी सारे मेटल्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स कंडक्टर हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो वेट वुड होती है, गीली लकड़ी भी अपने आप में एक कंडक्टर है। और जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में कंडक्टर है। अगर हम लोग कंडक्टर नहीं होते तो हमको कभी फिर इलेक्ट्रिक शॉक ही नहीं लगता। हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तभी तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बहुत कॉमन सी बात है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है, वो भी एक कंडक्टर ही है। इतना समझ में आ गया। तो कंडक्टर क्या हो गया कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से फ्लो हो सके, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। एग्जाम्पल जितने भी मेटल हो गया, गीली लकड़ी हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सब क्या है, कंडक्टर है। सेकंड आता है इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर इससे थोड़ा हट के होता है। कैसा, कंडक्टर में तो क्या होता है कि करंट बहुत आसानी से फ्लो होती है, और इंसुलेटर हम किन्हें बोलेंगे कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें करंट फ्लो ही ना हो। क्या बोला गया है कि इंसुलेटर आर दोज सब्सटेंस इन विच करंट कैन नॉट फ्लो। इंसुलेटर क्या है, ऐसे सब्सटेंस मीन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो सके, ऐसे सब्सटेंस को ही हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। तो अगर इसकी डेफिनेशन आनी है तो आ जाएगी दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट
कैन नॉट, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। क्या बोला गया है? वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही ना हो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे हो गया रबर, ये इंसुलेटर है। प्लास्टिक, क्योंकि इसमें भी क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे इंसुलेटर के। तो यहाँ पर दो टाइप के सब्सटेंस अभी हम लोगों ने पढ़ लिए, एक हो गया कंडक्टर, सेकंड हो गया हमारा इंसुलेटर। थर्ड आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, देखो समझो सेमी कंडक्टर हम किन्हें बोलते हैं कि सेमी कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस in which electric current can flow but less than as compared to conductor। क्या बोला गया है कि सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो सके, लेकिन किसके कंपेयर में लेस फ्लो हो? कंडक्टर के कंपेयर में कम फ्लो हो, कंडक्टर के कंपेयर में लेस फ्लो हो, तो उन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि दोज सब्सटेंस in which current can flow but less than as compared टू द कंडक्टर। किसके कंपेयर में कम फ्लो हो? कंडक्टर के कंपेयर में लेस फ्लो हो, तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक, इसके एग्जाम्पल होते हैं पीरियोडिक टेबल में दो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक, ये दोनों सेमी कंडक्टर सब्सटेंस होते हैं। जब आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें ये दोनों सब्सटेंस मिलेंगे आपको, जर्मेनियम भी मिलेगा और आपको सिलिकॉन भी मिलेगा। तो तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गए कि कंडक्टर हम किन्हें बोलेंगे कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सके, उन सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंडक्टर। एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हो गए, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, गीली लकड़ी हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? कंडक्टर के। फिर नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हम किन्हें बोलेंगे कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं, आर दो सब्सटेंस इन विच करंट कैन नॉट बी फ्लो। कहने का मीनिंग वो सब्सटेंस जिनमें करंट फ्लो ही ना हो, ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गया, ड्राई वुड हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? इंसुलेटर के। थर्ड होता है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन क्या आएगी कि सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो हो सके, लेकिन किसके कंपेयर में? कंडक्टर के कंपेयर में लेस फ्लो हो, तो हम उससे ही क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। और इसके एग्जाम्पल हो जाएगी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। दो बेटा, अब इतना समझ में आ गया, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक करंट। कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, समझेंगे हम इसको कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होगा, फ्लो होने का रेट इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर मतलब जैसे एक तार हो गया, वायर, किसी भी वायर में उस चार्ज की चलने की जो स्पीड होगी, क्या बोला गया है कि चार्ज की चलने की जो स्पीड होगी, उसी स्पीड को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
अगर हम उसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करें तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अपनी लैंग्वेज में बात करें कि चार्ज के चलने की स्पीड, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम यहाँ लिखें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर is called electric current। क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे, कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होगा उसी रेट को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इतना समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम इंडिकेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई और कैपिटल आई। इसको हम स्मॉल आई या कैपिटल आई दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज एम्पियर, और एम्पियर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन आई है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कि कंडक्टर में से चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से या फिर कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है एम्पियर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं अभी बता चुका हूँ कि हम करंट को किस में मेजर करेंगे, किस में नापेंगे, तो वो यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ठीक, और एम्पियर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने अभी बताया चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्या जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अच्छा, मैं अगर इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकालूं तो देखो क्या आएगी, चार्ज की यूनिट कूलाम, ये चार्ज की यूनिट है, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी एम्पियर के अलावा इसकी एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है कूलाम पर सेकेंड। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ गई हमारी किसकी डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला और करंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये तो अभी हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिक करंट की। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक, कौन कौन से गुण होते हैं इसमें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखिए, हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस मतलब होता है बाहरी हिस्सा,
ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो, उस वायर के हमेशा बाहरी हिस्से या सरफेस पर ट्रेवल करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक करंट is always travel on the surface of conductor। क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर ट्रेवल करेगी। कहाँ पर ट्रेवल करेगी? कंडक्टर के सरफेस पर। ठीक। अब जैसे मैंने मान लिया कि सपोज ये एक वायर है, ठीक, और अगर मुझे पता करना हो कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अब देखो इस वायर में करंट कैसे फ्लो होगी? इस वायर में करंट इसके बिल्कुल बाहरी हिस्से पर, जो इसकी बाहरी सतह है, वो बाहरी सरफेस है, ओनली सिर्फ इसकी बाहरी सरफेस पर ट्रेवल करती है। यही कारण है, ठीक। अब इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। यही कारण है कि आप लोगों ने अगर वायर को देखा हो, सबके घरों में वायर है, जब अगर आप वायर को छील के देखो तो उस वायर में बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं और उनको कंबाइन करके एक मोटा वायर बनाया जाता है। देखा होगा सबने। वो इसलिए पतले पतले वायर बनाते हैं क्योंकि अगर हम एक मोटा वायर ले लें, और सिंपल सी बात है, ये एक मोटा वायर है, मैंने सिर्फ एक मोटा वायर ले लिया, तो इस मोटे वायर में करंट सिर्फ कहाँ पर ट्रेवल करेगी? ये बाहरी हिस्से पर ट्रेवल करेगी, अंदर से तो ट्रेवल करेगी नहीं, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है करंट की? कि करंट हमेशा कहाँ पर? कंडक्टर के बाहरी हिस्से पर ट्रेवल करती है, तो अंदर तो ट्रेवल करेगी नहीं। हाँ, लेकिन मैं अगर एक काम करूँ, इतनी ही मोटाई के लिए बहुत सारे पतले वायर ले लूँ, ये ले लिया ये, और बहुत सारे थिन वायर को कंबाइन करके इतना ही एक थिक वायर बना दूँ, तो आप पता है क्या होगा? करंट इसके भी बाहरी हिस्से से ट्रेवल करेगी, इसके भी, सबके। तो जो करंट है, करंट को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए जो सतह जो मिल रही है वो ज़्यादा मिलेगी, सतह की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। तो करंट ज़्यादा, इस केस में करंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करेगी। यही रीज़न है कि जो भी वायर होते हैं, जितने भी वायर बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे पतले पतले थिन वायर को कंबाइन करके एक थिक वायर बनाया जाता है। इतना समझ में आ गया? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है करंट ऑलवेज ट्रेवल इन क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड पाथ। क्या बोला गया है कि करंट हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में ट्रेवल करती है, अगर बंद पाथ, ठीक। कैसा हो? सर्किट पूरा बंद हो। अगर सर्किट बंद है तब तो उसमें करंट फ्लो होगी, लेकिन अगर सर्किट बंद नहीं है तो फिर उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। देखो समझो, मैंने मान लिया कि ये एक सर्किट है, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, ये होगी हमारी बैटरी, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। अच्छा, अगर मैं अभी तो क्या है, सप्लाई जाएगी, करंट जाएगी यहाँ से, इस बल्ब में जाएगी, बल्ब क्या होगा? ऑन होगा, बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से वायर को कट कर दूँ, यहाँ से वायर को काट दूँ, तो अब ये बंद रास्ता नहीं हुआ, बीच में रास्ता टूट गया। देखो जरा, आप रोड से जा रहे थे, खुद से समझो, आप एक रोड पे जा रहे थे, यहाँ पर एक ब्रिज था, यहाँ पर एक ब्रिज था, अगर ये ब्रिज ही टूट जाए तो क्या आप आगे जा पाओगे? इम्पॉसिबल। सेम कंडीशन यहाँ पर है, करंट के लिए ये रोड था, ये वायर रोड था, अब ये रोड ही बीच में टूट गया तो फिर करंट आगे जाएगी नहीं, तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि करंट ऑलवेज ट्रेवल इन क्लोज्ड पाथ, करंट हमेशा एक बंद रास्ते पर ही ट्रेवल करती है।
अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम अपने पैरों में शूज पहन के नहीं रखते हैं और अगर हम वायर को टच कर लें तो उस कंडीशन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। अगर हम क्या करें, पैरों में शूज ना पहने हों, वायर को टच कर लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएगा। ठीक, उसका कारण क्या है कि हमने वायर को टच किया, मान चलो, और हम शूज नहीं पहन के रखें तो हम सीधे किसके कांटेक्ट में, अर्थ के कांटेक्ट में। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट, रास्ता पूरा क्या हो गया, पूरा बंद रास्ता हो गया, तो हमें क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। लेकिन अगर हम अपने पैरों में शूज पहन के रखे हैं और शूज में क्या है, प्लास्टिक, शूज क्या है, प्लास्टिक है, और प्लास्टिक इंसुलेटर है, उसके आगे करंट जा ही नहीं पाएगी। जब करंट आगे जा ही नहीं पाएगी तो रास्ता क्या हो गया, बीच से टूट गया, तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ही नहीं। समझ में आ गया। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी कि करंट क्या होती है, हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में ही ट्रेवल करती है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, करंट ऑलवेज ट्रेवल इन शॉर्टेस्ट पाथ। देखो ये बंद रास्ते पर तो चलती चलती है, हमेशा इसमें एक टेंडेंसी होती है कि मान के चलो कि अगर करंट है, उस करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं वापस आने के लिए। करंट जहाँ से चली उसको वहीं पर वापस आने के लिए अगर उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता लंबा है और एक रास्ता छोटा है, तो करंट में प्रॉपर्टी होती है कि वो लंबे वाले रास्ते से नहीं आएगी, वो कहाँ से जाएगी, जो रास्ता छोटा है उस छोटे वाले रास्ते से जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारी एक बैटरी है, ये रास्ता गया, यहाँ पर बल्ब है, अभी बल्ब क्या होगा, जल रहा है, क्योंकि दूसरा रास्ता तो है ही नहीं करंट को जाने के लिए। अभी इसको एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर एक वायर को यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर दूँ, मैंने एक वायर लिया और उस वायर को यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, तब देखो करंट को वापस आने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये वाला है बड़ा वाला और एक रास्ता छोटा वाला है। तो मैंने क्या बोला कि करंट में टेंडेंसी क्या है, करंट में टेंडेंसी ये है कि वो तो क्या करेगी, छोटे रास्ते को फॉलो करेगी। तो करंट अब आगे ना जाके इसी रास्ते से वापस लौट आएगी और ये बल्ब ग्लो ही नहीं होगा, जलेगा ही नहीं। और इसको हम बोलते हैं, या फिर ये जो चीज़ हो रही है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जो आप घरों में बोलते हो ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया, वो शॉर्ट सर्किट यही होता है। तो यहाँ पर करंट की थ्री प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि करंट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि करंट इज ऑलवेज ट्रेवल इन क्लोज्ड पाथ। थर्ड प्रॉपर्टी है करंट ऑलवेज ट्रेवल इन शॉर्टेस्ट पाथ, कि करंट हमेशा क्या करती है, छोटे से छोटे रास्ते पर चलती है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, ठीक। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।